लगातार जो रिएक्शंस हैं वो आ रहे हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी क्या कह रहे हैं, पहले जरा सुनवाते हैं। उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। यह बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में मील का पत्थर है। साथियों, भारत ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाई है। मुझे खुशी है कि इस बजट में जिससे विदेशों से सामान मंगाने की निर्भरता भी कम होगी, बजट में एमएसएमई और के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जैसे औद्योगिक राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी ये सिद्ध होगा। इससे हमारे हरियाणा प्रदेश को भी, चाहे फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, पानीपत हो, लाभकारी सिद्ध होगा। जैसे औद्योगिक केंद्रों में नई जान आएगी और युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर खुलेंगे। इस बजट में सेमीकंडक्टर हब के लिए 40,000 करोड़ रुपए और बायो फार्मा सेक्टर की मजबूती देना, ये भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाएगा। हमें खुशी है कि इस बजट में दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा और 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने का निर्णय इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम ये बजट करेगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव से हमारे ग्रामीण कुटीर उद्योगों को और बुनकरों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथियों, पिछले 12 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रही है और बजट का 3 आयामी दृष्टि तो हरियाणा के सीएम को आप इस समय सुन रहे थे। नायब सिंह सैनी की तरफ से स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अदिति हमारे साथ लगातार मौजूद है। अदिति, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं उस पर सरकार की नज़र है। एक चीज़ तो तय है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की क्रिया में आगे बढ़ने की कोशिश सरकार की हो रही है। डिफेंस के सेक्टर को भी बड़ी सौगात जो है वो इस बजट में मिली है। लेकिन पोल्यूशन का अगर जिक्र करें, हम लोग, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर की नहीं, अब हर जगह जो पोल्यूशन की मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशंस रहे हैं, इंडस्ट्रीज बैठने की वजह से पोल्यूशन हो रहा है और बाकी जो तमाम चीज़ें हैं। तो पोल्यूशन के मद्देनज़र इस बजट में क्या खास है? देखिए, हर डेवलपिंग कंट्री इस मुद्दे से जूझती है कि एक तरफ उसको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, दूसरी तरफ उसको पोल्यूशन पे कंट्रोल भी रखना है, नौकरियां देनी है, पोल्यूशन पे कंट्रोल रखना है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पूरे बजट में एक क्लाइमेट लिंक्ड भी एक बहुत बड़े प्रावधान दिए गए हैं। मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बजट में से पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बजट का एक सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जैसा मैंने पहले भी चर्चा की, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज। बहुत आसान भाषा में समझाएंगे अपने दर्शकों को कि ये होता क्या है। देखिए, इसमें 20,000 करोड़ रुपए सरकार निवेश कर रही है। क्यों कर रही है? ये इसलिए कर रही है क्योंकि कार्बन कैप्चर मतलब फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो CO2 है, जो हम सांस लें और सांस में चला जाए तो हमें नुकसान देगा, उस CO2 को पकड़ना, ये एक मैकेनिज्म है। बड़ा महंगा मैकेनिज्म होता है ये। दूसरी बड़ी बात है, उसमें सल्फर निकलता है जो इंडस्ट्रीज से, सारा वो सबको कैसे पकड़ा जाए। यूटिलाइजेशन, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें? CO2 वेस्ट नहीं होगा, हवा में होता है, वेस्ट हो जाता है, लोगों के लंग्स में जाता है, तो CO2 को फ्यूल बनाया जाए, केमिकल, सीमेंट जैसे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाए। लेकिन कैसे? तो स्टोरेज के साथ। CO2 को जमीन के नीचे सेफ तरीके से स्टोर करना, ये बहुत आसान काम नहीं है, इसमें समय भी लग सकता है। अगले 5 साल के लिए 20,000 करोड़ का बजट है, अगली बार बढ़ाया जा सकता है। इसको ट्रायल फॉर्म में ला रहे हैं। इसकी बेसिक वजह क्या है? देखिए,
ये कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज होगा? पावर, सीमेंट, केमिकल्स, रिफाइनरीज और साथ में स्टील, वहां पर इसकी जरूरत भी पड़ती है। साथ में ये देखिए, ये इंडस्ट्रीज कहा जाता है कि एनसीआर के बगल में 7 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसको बंद कर दिया जाए तो वहां से सल्फर निकलना बंद हो जाएगा, तो ये जो सर्दियों में पोल्यूशन होता है वो हो जाएगा। सरकार ने बंद करने के बजाय ग्रीन ऑप्शन चुना है, क्लीनर ऑप्शन चुना है, और उस क्लीनर ऑप्शन से ये होगा, हालांकि 2070 तक का हमारा टारगेट है कि पूरा पोल्यूशन फ्री हो जाए और हमारा जो AQI है वो 100 से नीचे आए, लेकिन समय लगेगा। और समय इसलिए लगेगा क्योंकि इंडस्ट्री एमिशन में रिडक्शन की जरूरत है, साथ में ग्रीन जॉब्स और R&D को बूस्ट करना है, साथ में ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशन में इंडिया की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो। अभी आप इंटरनेशनली भी सवाल उठता है। अच्छा, इतना ही नहीं है, इससे ज्यादा आपको बताएं, बॉटम लाइन ये है कि सरकारों ने फैक्ट्री बंद करने के बजाय उन्हें एक सेफर ऑप्शन और क्लीनर ऑप्शन की बात कही है। अब देखिए, एक और बात है, एनर्जी ट्रांजिशन पर फोकस। अब वो क्या है ये भी समझ लेते हैं। ऐसी एनर्जी सिस्टम की तरफ जाना जिसमें कोल और फॉसिल फ्यूल को अवॉइड किया जाए, और आप है ना रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि क्लीनर एनर्जी पर फोकस करें, जिसमें जॉब्स, इसके साथ साथ इंडस्ट्री और ग्रोथ पर भी कोई नुकसान ना पहुंचे। ये दोनों ही फैक्टर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे कि बजट में जो एक सिग्नल है, जो ग्रीन दिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी पे पुश, सोलर, विंड, हाइब्रिड प्रोजेक्ट की पॉलिसी सपोर्ट, साथ में ग्रीन हाइड्रोजन, फ्यूचर फ्यूल के तौर पर इन्वेस्ट करना ग्रीन हाइड्रोजन पे, उन कंपनीज को बूस्ट करना जो ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हों, और साथ में एनर्जी स्टोरेज और मॉडर्नाइजेशन। तो क्लाइमेट लिंक्ड भी इसमें बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और CNG को लेकर के भी जो बजट एलोकेशन हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ग्रीन एनर्जी की बात लगातार भारत में होती रही है, पिछले कई वर्षों से हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन समझना ये भी ज़रूरी है कि और ज़्यादा डेवलप होने के लिए, यानी डेवलप नेशन होने के लिए बहुत सारे कवायद जो होते हैं वो सरकार को करने पड़ते हैं, लेकिन उसको रिस्टोरेशन उसका कैसे होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से हमारे जो तमाम सहयोगी बने हुए हैं अलग अलग जगह पर, उनके पास आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले रंजना के पास आपको लिए चलते हैं। रंजना, अब आप कहाँ पर मौजूद हैं? लोगों से जो आपकी बातचीत हुई है उस पर क्या निष्कर्ष निकल कर आया? बिल्कुल शिखा, मैं इस वक्त दिल्ली और सीपी में मौजूद हूँ और लगातार यहाँ पर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं वो भी सामने आ रही है। कुछ लोग आकर पूछ रहे कि इस बजट में क्या खास है, हम उन्हें ये बता रहे कि बजट में ये खास है। इनफैक्ट कुछ लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे कि इस बजट में ऐसा होना चाहिए, ऐसा हुआ, अच्छा हुआ नहीं। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद, उनसे ही बात कर लेते हैं। बजट 2026 पेश हो चुका है, सरकार ने जो वादे किए और जो उनकी तरफ से बजट पेश किया गया, आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग बहुत उम्मीद के साथ थे कि इस बजट में बेरोजगार नौजवानों के साथ, किसानों के साथ कुछ अच्छा रखा जाएगा, लेकिन इस बजट से कहीं ना कहीं किसान और नौजवान हताश और निराश हुआ है। ये तो कहा जा रहा है युवा शक्ति का बजट है, युवाओं के लिए बजट है, भले लोक लुभावन इसमें जो वादे हैं वो नहीं किए गए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा बजट माना जा रहा है। आपने पूरा एनालाइज कर लिया? जी, पूरा एनालाइज करने के बाद ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसमें लॉन्ग टर्म 2047 में कैंसर की दवा के बारे में बताया गया, लेकिन युवाओं को क्या दिया गया? जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके रोजगार संबंधित इसमें कोई भी लाइन नहीं लिख रखी गई, और जो गरीब वर्ग के लोग, ठीक है, लेकिन सत्यप्रकाश के पास हम लिए चलते हैं। रंजना, बातचीत अपनी जारी रखिए। सत्यप्रकाश मुंबई में इस समय मौजूद है। सत्यप्रकाश, वहां लोगों की रिएक्शंस क्या है, क्या लोगों के अंदर चर्चा का विषय? बिल्कुल, देखिए, आर्थिक राजधानी मुंबई और मुंबई में शेयर मार्केट को लेकर हमेशा से चर्चा रहा है, लेकिन जैसे ही बजट आया वैसे ही धड़ाम से गिर गया शेयर बाजार। क्या प्रमुख कारण रहा होगा सर? इसमें जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में STT बढ़ गया है, इसीलिए मार्केट का ये नीजर रिएक्शन है। एंड बाकी देखें तो कैपेक्स अच्छा है, 12 लाख प्लस है, फिस्कल डेफिसिट अंदर है, सो इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। बट शॉर्ट टर्म के लिए जो स्पेकुलेटिव ट्रेडर्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनके लिए दिस सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ गया है, तो इसीलिए उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आ गया है। मुंबई महाराष्ट्र के लिए इस बार बजट में क्या कुछ आया? मुंबई में कंटेंट क्रिएशन के लिए स्पेशल कुछ प्रोविजन है, रेल कॉरिडोर का है, एंड ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर के लिए एक बैंकिंग कमेटी होगा गठन, जो
विकसित भारत के लिए बैंकिंग सेक्टर को कैसे चेंज करना है उसके बारे में अपना राय देंगे। ठीक है, And उसी धनंजय हिसाब के से पास अब future ये चलते हैं। धनंजय, हमने देखा है कि छोटे छोटे जो उद्यमी हैं उनके फायदे का भी जिक्र इस बार के बजट में हुआ है, साथ ही महिलाओं पर भी फोकस है, वहां पर लोगों की क्या राय है? देखिए शिखा, हमारे साथ कुछ जनता है जो ने पूरा बजट, मोदी सरकार का बजट को सुना है। जो छोटे उद्यमियों के लिए क्या बजट में रहा? देखिए बजट जो है ये एक बड़ा सारे वर्गों को देख के किया गया है। ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ छोटे उद्यमी बाहर जो जा रहे हैं विदेश पढ़ने के लिए उनको भी ध्यान में लिया गया है, जो छोटे उद्यमी हैं उनको भी ध्यान में लिया गया है। रांची जैसे रांची की बात कर रहे हैं तो रांची में मेंटल हेल्थ की का हॉस्पिटल खोलने की बात हुई है। और हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ी बात है, हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए एक हॉस्टल खोलने की बात हो रही है। तो सरकार कहीं न कहीं हर वर्ग पर ध्यान दे रहा है। नॉर्थ ईस्ट की बात कर ले तो नॉर्थ ईस्ट में जो है 400 बसेस चलेंगे, टूरिज्म के रूप में उसको डेवलप करने का बात हो रहा है। अगर पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए तो हिंदुस्तान में मेडिकल हब बनाने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है, आप लोगों ने बजट सुना है? बजट में कई एक क्षेत्रों में ध्यान दिया गया है, जैसे कि डेडिकेटेड फ्रेट इकोनॉमी कॉरिडोर है, उसको बढ़ावा देने की बात की गई है। फिर बुद्धा सर्किट की बात की गई है, जिसमें हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के पूरे भारत के राज्य आते हैं, जैसे बिहार हुआ, फिर यूपी हुआ, वहाँ से लेकर आंध्र प्रदेश तक। तो एक तरह से भारत के अंदर में जो टूरिज़्म है वो डेवलपमेंट करने पर पूरा जोर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये पूरा का पूरा बजट जो है 2047 का विजन को लेके, विकसित भारत का विजन को लेके बनाया गया है। जितने भी आप घोषणाएं सुने अभी तक, वो देखिए कोई 1-2 साल की बात नहीं है, वो लंबे टाइम की बात की गई है। विकसित भारत जो 2047, क्या मैडम आपने बजट थोड़ा महिलाओं की पर्पस में क्या कहा गया? महिलाओं के लिए एमएसएमई में महिलाओं पे अलग से मतलब ज़्यादा प्रमोट करने की बात की गई है। साथ में महिलाओं के लिए जो गर्ल्स हॉस्टल हर जिले में खोलने की बात की गई है। तो ये फीमेल को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो या एजुकेशन में प्रमोट करना हो, तो इसके लिए एक अच्छा कदम है। चलिए ठीक है, क्विकली आपको सर्वेश के पास ले चलते हैं। पटना से सर्वेश कनेक्टेड है। सर्वेश, लगातार लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि बजट में क्या मिला है, क्या रह गया है, और उम्मीदें भी बहुत सारी थी, लेकिन पटना में इस समय बजट को लेकर के क्या चर्चाएं हो रही हैं? और अगर आप देखें तो मछली उत्पादन में और निर्यात में जो है ये प्रॉफिट मिलेगा जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, और ज़्यादातर जो है मछली उत्पादन बिहार में होता है। इसको लेकर के पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया था, और जब इलेक्शन के समय में जो कई बड़ी सौगातें हैं वो बिहार के लोगों को भी मिली थी। बिहार में इस समय किस बात को लेकर सबसे ज़्यादा कौतूहल है? बिल्कुल, देखिए बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन में है, हमारे साथ कुछ उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बजट जो आज पेश किया गया उसमें आपको क्या लगता है बिहार के लिए क्या कुछ है, और जिस तरीके से मछली उत्पादन में बिहार एक तरह से कहें तो आत्मनिर्भर बना है, उस दृष्टिकोण से ये बजट आपको कैसा लग रहा है? देखिए ये बजट एक्चुअली बिहार का तो है नहीं, ये केंद्रीय बजट है, तो इसको पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना ज़्यादा उचित होगा। उस दृष्टिकोण से काफ़ी कुछ किया गया है। अब आप देखिए कैंसर की 17 दवाओं और 7 दुर्लभ दवाओं को बहुत सस्ता कर दिया गया है। ये जन स्वास्थ्य के प्रति भारत सरकार की संवेदना को जाहिर करता है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया गया है। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप की स्थापना की जा रही है, और हर जिले में एक महिला छात्रावास का निर्माण किया जाना है। ये महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा क्रम है। इसी तरह से आपको पर्यटन में, आपको निर्यात में, हर जगह पर जो है काफ़ी कुछ इसमें किया गया है। आपकी नज़र में ओवरऑल ये बजट कैसा है? देखिए हमारे नज़र में बजट बहुत संतुलित है और गागर में सागर भरने वाला बजट है। बिहार के विकास के लिए भी बजट में बहुत से एलोकेशन किए गए हैं। जब बारीकी से हम लोग बजट का अध्ययन करेंगे तो लगेगा कि हर राज्य को उनको बजट में कुछ ना कुछ मिला है। जहाँ तक बिहार के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विशेष आकर्षण और स्नेह बिहार के प्रति रहा है। चलिए ठीक है सर्वेश, अब बातचीत जारी रखिए। अदिति हमारे साथ स्टूडियो में। अदिति, महिलाओं पर भी बहुत ज्यादा फोकस रहा है, और हमने देखा है कि एक भारत की एक तरीके से ये नई तस्वीर है जहां महिलाओं को प्रमोट किया जा रहा है, महिलाएं सही तरीके से काम कर सके, उनकी हेल्प हो सके। सरकार का इंटेंशन यही है और यही बजट में भी रिफ्लेक्ट होता है। देखिए सरकार का लंबे समय से इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हुई हैं,
और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने देखा जब चुनाव भी होते हैं या किसी राज्य की बात होती है या रिफॉर्म की बात होती है, बजट की बात होती है, महिलाओं का योगदान तो हमेशा बात होती है। महिलाओं के लिए क्या किया जा सकता है, चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो, चाहे उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिहाज से हो, चाहे सबसे पहले आपको याद है कि कैसे आप चूल्हे से निकाल के उनको गैस के सिस्टम तक लेकर आए थे, कैसे आपने शौचालय बनाए थे। तो जो पहला साल था 2014 से लेकर 2026 में आ गए हैं। और फिर सबसे बड़ा रिफॉर्म तो तब हुआ जब 27 साल बाद वो बिल आता है जिसमें आप आरक्षण देते हैं महिलाओं को। और इस बिल में भी देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हमारे साथ गेस्ट महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किस तरीके से जैसे युवाओं को मेक इन इंडिया की बात हो रही है, वैसे ही वो रूरल इलाके जहाँ पे महिलाएं क्रिएट करती हैं चीज़ें जो उस इलाके की होती हैं, उसको किस तरीके से मार्केट किया जाए, उनको कैसे मदद की जा सके, उसके लिए कैसे सेंटर्स हों। तो जाहिर तौर से उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनकी आमदनी के लिए अलग अलग प्रावधान इस बिल में दिए गए। असीम जी, अब आपसे इसका ज़रा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अगर आप बजट को ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या बातें? वेल, प्री बजट शो वी डिड विद यू, आपके साथ, आदित्य के साथ थे। तो इनकम टैक्स 2025 एक्ट का रीअफर्मेशन ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने किया। दैट इज़ वन टेक अवे विच जो हम सब डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। आदित्य के साथ सुबह एक और चर्चा का हमारा विषय आया कि भाई जो फिस्कल डेफिसिट रिलेटेड अनाउंसमेंट ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर करेंगी, वो भी उन्होंने कहा कि 4.3% ऑफ जीडीपी। तो जो सुबह हमारा जो डिस्कशन हो रहा था वो जो कुछ काफी मोटी मोटी बातें, हाँ, वो हेडलाइन आइटम्स जो हमारी थी वो अफर्म भी हुई। बट अगर आप इस बजट को देखते हो तो इट टचेस एवरीथिंग। इंडिया एक बिग कैट समिट भी करेगा और प्रवासी भारतीयों के आने पे जो उनको प्रॉब्लम्स थी, छोटी छोटी चीज़ें, फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर, आपकी फैमिली में जो एक्सपैट्रिएट थे उनको ईसॉप्स मिले हुए हैं, उन्होंने नहीं डिस्क्लोज किए हुए, वहाँ से लेकर ट्रीटमेंट से लेकर बैगेज अलाउंस से लेकर, और इसमें बजट में जो अंडरलाइन जो फाइन प्रिंट अभी हम सब पढ़ेंगे, बहुत सारी टैक्स लिटिगेशंस जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्लॉग्ड थी, उनका भी एक झटके में सफाया हुआ। मैं आपको एक सिर्फ अनुमान आपने जो कहा ना कि जो अटकी हुई थी, उसके लिए उन्होंने खास तौर पे कहा कि आप ज्यादा पैसे देकर अपना वो हटा सकते हैं। वो अदिति दूसरा पॉइंट है, वो जो पॉइंट है वो है कि आपने जहाँ पर एडिशनल डिस्क्लोजर्स करने हैं अपडेटेड रिटर्न वगैरह में, या पिछला कुछ छूट गया, पेनल्टी की जगह आप ज्यादा पैसे देकर मैं आ रहा हूँ उस पे, क्लोज कर सकते हैं। मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूँ कि जो मैटर्स ऑलरेडी कोर्ट्स में थे, राइट, आने वाले 2 महीने में कम से कम 2000 केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में थे वो इस बजट नो दे आर सॉल्व नाउ। गवर्नमेंट ने एक प्रावधान सेक्शन 147 कैपिटल ए इंट्रोड्यूस करके, थोड़ा टेक्निकल है, कहने का भाव ये है कि बजट ने प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे देखा है कि जुडिशरी में क्या प्रॉब्लम है, आम आदमी को क्या प्रॉब्लम है। छोटे व्यापारियों के लिए ये बजट बहुत अच्छा बजट है। जो पेनल्टी की बात अदिति ने करी, तो ऑल राउंड पर्सपेक्टिव है इस बजट में। कितने मार्क्स देंगे, क्योंकि मैं टीना जी से पूछूंगी फिर। आई डोंट बिलीव इन गिविंग मार्क्स, ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये बजट जो है ये एक 360 डिग्री विजन है, और इस बजट में एक बहुत प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट है जो 32 पेजेस का है, जिसमें सारे टैक्स रिफॉर्म्स को उन्होंने हाईलाइट किया। टीना जी, आप इत्तेफाक रखती हैं असीम जी की बातों से? देखिए, मैं तो इस बजट को शून्य घोषित करती हूँ, शून्य उम्मीदों वाला बजट। तो राहुल जी ने वैसे भी डेट तो कह ही दिया। नहीं, बिल्कुल शून्य उम्मीदों वाला बजट है, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा महिलाओं के लिए, आप बताइए, ऐसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी किया गया था, 80% जो है वो सिर्फ मीडिया एडवोकेसी पे खर्च कर दिया। क्यों नहीं आप जो है महिला सुरक्षा को लेकर उतना ध्यान देते हैं? और आप जो है ये बजट जब आ रहा था तो मजदूर, किसान, सब लोग, यूथ टकटकी लगाए देख रहा था, लेकिन युवाओं को क्या मिला बताइए? सिर्फ खोखले, हमें तो लगा जुमला देंगी, लेकिन इस बार तो वो झुंझुना भी नहीं दे पाई मैडम। FM मैडम से उम्मीदें करते रहिए, लेकिन वो कुछ नहीं, बस वो हाँ साड़ियों का बहुत उनको शौक है, तो तमिलनाडु वाली वो जो साड़ी है कांजीवरम वो पहन के आ गई। प्रियंका जी की साड़ी पर सवाल उठाते हैं, नहीं, वो संसद में आती है, तब तो आपको बहुत नहीं, ये सिर्फ जहाँ चुनाव, अपने देश की फाइनेंस मिनिस्टर की साड़ी पर सवाल नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जब चुनाव, बात करिए ना, नहीं, बिल्कुल करेंगे, सोनिया जी की साड़ी पर सवाल उठाते हैं, बिल्कुल करेंगे। चुनावी प्रचार के लिए किया जाता है सब कुछ, ये चुनावी प्रचार कर रहे हैं, जहाँ चुनाव आते हैं, ये बस वो तो पहनेंगी ना, जहाँ से वो MP चुनी गई है वहाँ की साड़ी पहनेंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि बजट
जो है वो साफ तौर पर ये दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जहां चुनाव होते हैं वहां घोषणा कर दी जाती है। मैं तो हरियाणा से, हरियाणा के लिए क्या किया बताइए? इस बजट के अंदर हरियाणा के लिए क्या प्रावधान है? जहां ये सिर्फ जो बजट तो केंद्र का बजट है ना पूरे देश का, ये तो सिर्फ जहां चुनाव थोड़ी होते हैं उसी का बजट थोड़ी होता है। और आप बात करें शिक्षा को लेकर तो कितना बजट दिया है बताइए? शिक्षा जिस तरीके से उद्योग इसका निजीकरण कर दिया गया है वो साफ दिख रहा है। तो ये बजट नहीं, मैं मुझे बार-बार एक्सप्लेन कर कहूंगी। दीजिए एक बार कि जी। निजीकरण कैसे हुआ। असीम जी, फिर देखिए, मैं आपका रिप्लाई बिल्कुल चार निजीकरण पॉइंट शिक्षा का कैसे देखिए, हुआ? अगर हम 11 साल पहले की बात करें तो कितना था शिक्षा पर बजट? बताइए। 4.5%। आज कितना है? 2.5%। क्यों? क्योंकि आप जो है जनता को खुद तय करें कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप क्यों नहीं? सरकार की जिम्मेदारी है। सोशल वेलफेयर स्टेट में रहते हैं हम, समाज कल्याणकारी राज्य है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक युवाओं को, महिलाओं को, बेटियों को शिक्षित करिए। लेकिन कितने ड्रॉप आउट हो गए आप बताइए? ये बस सिर्फ जो है जो ये सिर्फ और सिर्फ जुमले थे और कुछ नहीं। मैडम 1 घंटे 30 मिनट बोली, लेकिन आप बताइए कि क्या आप लेकर जाइए माइक और आप किसी विशेषज्ञ से मत पूछिए, महिलाओं को एक बड़ा प्लेटफॉर्म इस बजट में क्रिएट हुआ है, आप उसका जिक्र नहीं कर रही हैं। आप एजुकेशन लेवल की पर्सन बता रही हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रही कि सरकारी स्कूल में सरकार द्वारा कितना लाभ जो बच्चों को मिला है वो आज भी दिया जा रहा है। मिड डे मील है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा लागू की गई हैं। राजस्थान में किसकी सरकार है मैडम? भारतीय जनता पार्टी की। स्कूल के अंदर किस तरीके से बच्चे वहीं ढह के उस इमारत में मर गए। मैडम ने बोला कुछ, ये सच्चाई है। आप सिर्फ बोलते रहिए कि हमने ऐसा बजट, आप सरकार में आप बोल सकते हैं, राजस्थान सरकार में तो लेकिन पेपर मुझे लीक लगता हुए थे है अशोक गहलोत की सरकार में। नहीं, अच्छा बहुत नहीं, कुछ भी आप गुजरात में भी हुए थे, गुजरात की बीजेपी सरकार में भी हुए हैं, लेकिन राजस्थान में भी हुए हैं। उठा सकती हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उससे सवाल पूछकर देखिए। ठीक है मैम, मैं वापस लौटती हूँ। अश्विनी वैष्णव इस समय कुछ कह रहे हैं, जरा पहले सुन लें। वाला ईस्ट को वेस्ट के साथ जोड़ने वाला नया डीएफसी भी सैंक्शन हुआ है। मैं इस बजट के लिए, जो कि युवा शक्ति से प्रेरित है, जो कि विकसित भारत की एक मजबूत नींव बनाता है, जो कि समाज के हर वर्ग के लिए और देश के हर क्षेत्र के लिए विकास का एक नया माध्यम बना है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। बजट में कितना एलोकेशन किया गया? तो देखिए, बजट पेश होने के साथ साथ जो रिएक्शंस है वो अब मिल रहे हैं। निखिल खत्री इस समय हमारे साथ है, सपा के प्रवक्ता है आप। निखिल जी, आपको कैसा लगा ये बजट? आपसे भारत 24 के दर्शकों से को नमस्कार। सबसे पहले मैं खाली एक बात पूछना चाहता हूँ आपके दर्शकों से कि इस बजट में था क्या? ये मतलब कि सब हम सभी की, हम सुबह से सोच रहे थे कैसे सरकार हेल्थ पर ज़्यादा खर्चा करेगी, ज़्यादा लेकर आएगी, पर आपको अभी पता है कि भली भांति पता है कि खाली 3 आयुष्मान एम्स सरकार बोल रही कि हम बनाएंगे। हेल्थ पर इन्होंने अभी तक कोई ऐसा ताबड़तोड़ बजट नहीं दिखाया, ना एजुकेशन पर इन्होंने ऐसा भी कोई ताबड़तोड़ बजट दिखाया। और मैं आपको बता दूं, जो पिछले बजट लेकर आए थे उसका अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि वैसे जो हम कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से बोलते हैं कि भाई पैसे लगेंगे हर स्टेट में, तो मात्र 35% से ज्यादा किसी स्टेट में पैसा नहीं लगा पाए बजट का। और आज हम भी देश के युवा हैं और बहुत आपको नहीं लगता अभी सरकार की तरफ से एक और स्टेटमेंट भी आया, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि भाई ये ट्रांसफॉर्म और रिफॉर्म का पूरा बजट रहा है, ये आने वाले समय के लिए बजट है जिसके तहत हम काम कर रहे हैं। जैसा कि आदित्य ने भी कहा, पोल्यूशन के लिए क्या काम हुआ है, इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी पे कैसे फोकस है। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले वर्षों में इसका जो इफेक्ट है वो नजर आएगा? आपने वो एक बहुत अच्छी बात बोली कि कैसे ट्रांसफॉर्म का बजट है, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म का आपने बिल्कुल सही बात बोली। जैसे कि अभी आपने इस बजट में देखा कि कैसे विदेश यात्रा सस्ती हुई है, तो मैं समझता हूँ कि अभी जितने लोग हमारे देश के लोग बाहर देश जा रहे हैं अब तो और डबल ज्यादा जाने लग जाएंगे, ज्यादा बाहर रहने लग जाएंगे। सरकार ने और इतनी सस्ती कर दी। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इस बजट पर कम से कम युवाओं के प्रति एक जिम्मेदारी सरकार को देनी चाहिए। ठीक है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन बजट पेश हो चुका है और जो मोटी मोटी बातें समझ में आई है वो ये कि सरकार की तरफ से ट्रांसफॉर्म और रिफॉर्म पर पूरी तरीके से फोकस किया।